नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं। 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट के एग्जाम्स में प्रथम पाली यानी प्राइमरी लेवल पर जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, उन प्रश्नों को लेकर। तो चलिए जानते हैं कि आज के एग्जाम्स में साइकोलॉजी से रिलेटेड किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सीडीपी एंड टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं 30 प्रश्न, उन प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यूपी टेट से रिलेटेड किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन है परीक्षण अंकन, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण प्रशासन, तीसरा है परीक्षण वैधता और चौथा है परीक्षण निर्माण। तो देखिए, आप ब्लूप्रिंट का यूज कब करते हैं, जब एक टीचर, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और जब आप एक अध्यापक हैं और आप अपनी कक्षा में एग्जाम पेपर को सेट करते हैं, तो जो क्वेश्चंस पेपर आप टेस्ट में या एग्जाम से पहले बनाते हैं उस पेपर को वो ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट जो है वो किसका घटक होता है, तो परीक्षण निर्माण का, यानी कि परीक्षण का जब आप निर्माण करते हैं और उसके लिए जो आप टेस्ट पेपर तैयार करते हैं, उस टेस्ट पेपर को जब टीचर स्वयं से टेस्ट पेपर तैयार करता है और उस टेस्ट पेपर को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिसको बाद में टाइप करने के बाद एग्जाम्स के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस पेपर को जब आपने तैयार किया होगा तो उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण निर्माण। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में किसने दिया था। तो देखिए, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस पर मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ पाए होंगे कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये सीधा सीधा पियाजे के हैं। उनकी थ्योरी के 4 अवस्थाएं हैं और उन चारों अवस्थाओं में आपको पता है एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो आप बताएंगे कि पियाजे ने दिया था। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आपसे क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सृजनात्मकता, ऑप्शन सेकंड है संप्राप्ति, ऑप्शन थर्ड है बुद्धि और ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तित्व। तो देखिए, MPPI जो परीक्षण होता है स्टूडेंट्स, ये किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा व्यक्तित्व। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए, यदि आप अधिगम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है निर्देशन, ऑप्शन सेकंड कहता है परिपक्वता, ऑप्शन थर्ड कहता है रुचि और ऑप्शन फोर्थ कहता है अभिप्रेरणा। तो देखिए, परिपक्वता से आप अधिगम नहीं कर सकते, ना ही निर्देशन से आप अधिगम करते हैं, और रुचि और अभिप्रेरणा दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए होंगे। बट जो रुचि होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है, वो मोटिवेशन का ही एक पार्ट होता है। इसलिए अधिगम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वो है अभिप्रेरणा। चाहे आपके अंदर यदि इंटरनली मोटिवेशन है तो आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे, और यदि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड कर देता है, नहीं एक्सटर्नली मोटिवेशन दे देता है, तब भी आप बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं। इसीलिए अधिगम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मोटिवेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिफ्थ की शैशव काल का समय। देखिए, मैंने इसको भी आपको डिटेल में बताया कि इन्फेंसी हुड का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो यहाँ पर ना तो 15 वर्ष होगा और ना ही जन्म से 6 वर्ष होगा और ना ही 12 से 18 वर्ष, क्योंकि सीधा सीधा तीसरा ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 वर्ष। ये शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है, यानी इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड होता है। आई होप आपने भी ये क्वेश्चंस ठीक से लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। यानी कि जब आप पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देते हैं, यानी संवेदना को जब आप अर्थ देते हैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन, ऑप्शन सेकंड है स्मृति, ऑप्शन थर्ड है प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन फोर्थ है कल्पना। तो देखिए, जब आप पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, जिसको मैंने आपको अधिगम वाले टॉपिक पर बताया था कि जब हम संज्ञानवादियों को डिटेल में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उनको संवेदना होती है और फिर संवेदना का जब प्रत्यक्षीकरण होता है तभी उनका अधिगम हो पाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी यही हो जाएगा कि आप अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, मैंने इसमें आपको डिटेल में बताया था कि जब एक व्यक्ति सोया हुआ होता है और उसके ऊपर अगर रस्सी जैसी आकृति, यानी कि इस तरीके की आकृति अगर कुछ उसके ऊपर गिरे तो उसे संवेदना होती है कि मेरे ऊपर कुछ गिरा है, और उसके गिरने के बाद वो संवेदना के आधार पर एनालिसिस करता है और उसे यदि लगता है कि ये कोई रस्सी है तो फिर वो उठता नहीं है, और यदि उसे लगता है कोई सांप है, यानी कि कोई
सांप है तो उस केस में वो क्या करता है, या तो हटने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ वो अनुक्रियाएं जरूर करता है। तो ये सारी चीजें आप यदि पूर्व अनुभव के आधार पर आप अपनी संवेदनाओं को अर्थ में चेंज करते हैं, यानी कि आप मस्तिष्क में सोच विचार करते हैं कि किस प्रकार की चीजें आपके ऊपर गिरी हुई है, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ से तो प्रश्न पूछना अनिवार्य है, और आपने भी लगा लिया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थॉर्नडाइक साहब है, क्योंकि थॉर्नडाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछना निश्चित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि औसत बुद्धि वाले बालकों को बुद्धि लब्धि स्तर होगा, यानी औसत बुद्धि, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि आपको पता है कि मैंने टर्मन के हिसाब से बता रखा है 90 से 110 के बीच में जो होते हैं वो एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, 110 से 120 के बीच में जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, 120 से 130 के बीच में जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर होते हैं, और 140 प्लस जो होते हैं वो आपके गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, और इससे नीचे जो होते हैं वो मंद बुद्धि वाले बालकों की कैटेगरी में आते हैं। मैंने डिटेल में आपको स्टडी कराया है। तो अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 से लेकर 109 के बीच में। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमापन के प्रतिपादक है। देखिए, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमापन के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे स्किनर, वर्नन, थॉर्नडाइक या कैटल। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमापन के जो प्रतिपादक है वो आपके कैटल साहब है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका कैटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए, ये भी आपको पता होगा इजीली कि क्रिया प्रसूत अधिगम, ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया स्किनर से रिलेटेड, क्योंकि स्किनर की जो थ्योरी है उसी का ही नाम है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, और इसको मैंने डिटेल में बताया। बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपसे पूछे गए हैं, सीधा सीधा आपसे नाम पूछ लिया गया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्किनर साहब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, ऑप्शन एक है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, या जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, या फिर एक स्वतंत्र क्रिया है, या फिर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए, कोहलर का जो प्रयोग है, कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए, पहली बात तो कोहलर साहब जो है वो बिलोंग करते थे गेस्टाल्टवाद से, और गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता। तो इसीलिए ना तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, और ना ही थर्ड, ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। और मैंने भी आपको बता रखा है कि जब आप कोई भी चीज करते हैं तो सबसे पहले उसको समग्र रूप से एनालिसिस कीजिए। इसलिए मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पूरा सिलेबस देखना होता है। जब आप समग्र को पहले देखते हैं और उसके बाद उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके करते हैं तो इसी को हम अधिगम कहते हैं, जो आपके गेस्टाल्टवादी मानते हैं। इसीलिए कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम होता है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। आई होप आपने भी यही ऑप्शंस लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की। तो देखिए, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली, तो पंचपद प्रणाली जो प्रतिपादित की है वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने की है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो देखिए, ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है वो आपके किए हैं कैनन साहब ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका कैनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था यूपी टेट स्पेशल तो उसके अंतर्गत मैंने आपको ये सारे कथन करा रखे हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है, क्रो एवं क्रो का है। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, या अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, या परिपक्वता के फलस्वरूप, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो देखिए, बीएफ स्किनर ने जो भाषा के बारे में बात की है, उन्होंने कहा है कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो
करण एवं प्रबलन के फलस्वरूप सीखता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 16th क्वेश्चन कहता है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। तो देखिए 14 प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किए हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं कि मैकडोगल साहब ने बताए हैं कि मूल प्रवृत्तियां आपकी कितनी हैं, 14 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है। ऑप्शन फर्स्ट है मैकडोगल, सेकंड ऑप्शन है मन, थर्ड ऑप्शन है रॉस और फोर्थ ऑप्शन है डम्बिल। तो देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान जो है ये कथन डम्बिल महोदय का है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका डम्बिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए सुजान शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको बता रखा है कि जो सुजान शास्त्र का पिता कहा जाता है जिनको, वो है गाल्टन साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गाल्टन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है चित्रांकन परीक्षण, ऑप्शन सेकंड है आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन थर्ड है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण और ऑप्शन फोर्थ है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो देखिए 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है उसका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन साहब ने किए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 कोहलर निम्न में किससे संबंधित है। तो देखिए कोहलर साहब जो है वो अधिगम से रिलेटेड थे, क्योंकि हम इनको जो है अधिगम के सिद्धांत में हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो अधिगम के सिद्धांत में एक आते हैं आपके व्यवहारवादी और दूसरे टाइप आते हैं संज्ञानवादी, और संज्ञानवादियों के अंतर्गत आते हैं आपके वर्दीमर, वल्फगंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। तो इन्होंने आपसे सीधा सीधा पूछा कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट ही है अधिगम का सिद्धांत। तो इसलिए अधिगम के सिद्धांत से है, क्योंकि ना तो वो व्यक्तित्व के सिद्धांत से और ना ही विकास के और ना ही अभिप्रेरणा से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या। तो अभी आपने देखा है कि 14 मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया, तो मैकडोगल साहब ने दिया। इसका मतलब मैकडोगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वो कितने हैं, 14 है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। देखिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, समस्या समाधान के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अनुप्रयोग के लिए, समझ के लिए। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो सृजनात्मकता के शिक्षण हेतु किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किसका प्रयोग कुत्ता एक विषय था, यानी कि किसके प्रयोग में डॉग का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आपको इजीली पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आईपी पावलोव साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक है। तो देखिए मौलिकता, नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रभा फ्लो, ये सब जो घटक होते हैं वो सृजनात्मकता के घटक होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन, ऑप्शन सेकंड है कल्पना, ऑप्शन थर्ड है संवेग और ऑप्शन फोर्थ है मूल प्रवृत्ति। तो देखिए युयुत्सा जो है वो एक मूल प्रवृत्ति के घटक है, क्योंकि युयुत्सा का मतलब होता है क्रोध। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल प्रवृत्ति, यानी युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपसे क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वो कौन करते हैं। वंशानुगत तत्व करते हैं, शारीरिक तत्व करते हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व करते हैं या फिर आर्थिक तत्व। तो आपने इजीली बताया होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कि सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 आपसे पूछता है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम
निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ऑप्शन सेकंड है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन थर्ड है अनियमित विकास का नियम और ऑप्शन फोर्थ है मानसिक विकास के से भिन्नता का नियम। तो देखिए शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम, क्योंकि इसके अंतर्गत हम दो नियम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम सिर से पैर की ओर यानी सेफेलोकोडल, और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो ये शारीरिक विकास का एक द्रुतगामी विकास का नियम कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 28 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास के सिद्धांत को मैंने आपको डिटेल में बताया, उसके अंतर्गत हमने समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ा है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी पढ़ा है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी पढ़ा है, पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं पढ़ा। और आपसे पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्योंकि बाकी तीनों सिद्धांत जो है वो विकास के सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन डैश ने दिया है। तो देखिए विकास के परिणाम स्वरूप जब आप विकास करते हैं, इसके रिजल्ट के अनुरूप आपकी नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन डगलस और हॉलैंड का है, मेरेडिथ का है, हरलॉक का है या गैसेल का है। तो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हरलॉक, यानी हरलॉक साहब ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो आपने देखा कि आज के एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न आपके यूपी टेट से रिलेटेड पूछे गए हैं साइकोलॉजी से, जो मैंने आपको करा रखे हैं। यदि आपने उनको ध्यान से किया होगा तो लगभग सभी क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखा आपने कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपके हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और सुपर टेट के लिए भी नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट को फॉलो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट से भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके कंटेंट से पूछे गए हैं, लगभग सभी प्रश्न आपके इसी तरीके से पूछे गए हैं। यदि इसी तरीके से सुपर टेट को भी फॉलो करते रहेंगे तो आपके सुपर टेट में भी 27 प्लस मार्क्स इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।